बच्चा ध्यान देंगे। बच्चा जब हम CA/CT पढ़ते हैं तो याद करो मॉड्यूल था हमारा और प्लस कुछ हर महीने आते थे अपडेट्स, वो पढ़ने पड़ते थे। हाँ, तो सेम बच्चा आपके एग्जीक्यूटिव में भी यही है और प्रोफेशनल में भी यही है। तो पहले हम पूरा मॉड्यूल से पढ़ेंगे, हम पढ़ ही रहे सारे का सारा मॉड्यूल से। बच्चा 85 से 90% आपके मॉड्यूल से ही आता है, लेकिन जो ये 10 से 15 नंबर का है ना बच्चा, ये आपका थोड़ा सा इधर उधर से आता है। तो जो ये इधर उधर होता है वो किधर होता है बच्चा? आपके वेबसाइट में, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में क्या होता है बच्चा? ये अपलोड होते हैं। वो ये चाहते हैं कि बस किताबी कीड़ा नहीं बनना है, थोड़ा सा अपडेट रहिए मार्केट में क्या चल रहा है। जैसे कि स्पेसिफिक इस चैप्टर की मैं बात करूंगी, मैं चैप्टर 9 की बात करूं और चैप्टर 10 की बात करूं। चैप्टर 9 आपने पढ़ा है बच्चा सेबी के इसॉप वाले रेगुलेशन, सेबी के इसॉप वाले रेगुलेशन जो कि ईयर क्या था 2014। फिर 10 चैप्टर हमने पढ़ा सेबी के स्टेट इक्विटी शेयर 2002। एक्चुअल में आपके मॉड्यूल में ये अभी बदला नहीं है, लेकिन मॉड्यूल की भी चीजें आपको पढ़नी थी, वो मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दी। अब आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है? इन्होंने कहा है ये दोनों जो रेगुलेशन है अब खत्म हो चुके हैं। ये दोनों रेगुलेशन क्या है? खत्म हो चुके हैं। पुराना हमने पढ़ भी लिया। इन्होंने कहा इसको मर्ज कर दिया गया है। इन दोनों को क्या कर दिया गया बच्चा? मर्ज कर दिया गया। किन दो रेगुलेशन को मर्ज कर दिया गया? इसॉप को और स्टेट इक्विटी को। तो मैं चाहती थी कि आप लोग भी अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि 9, 10 कल टेस्ट ही है, तो तुम लोगों ने इसलिए पढ़ तो लिया ही होगा मेरे हिसाब से, या थोड़ा बहुत पढ़ना बचा होगा, लेकिन नॉलेज तो है ना अच्छे से। अब दोनों रेगुलेशन क्या हो चुके हैं बच्चा? मर्ज हो चुके। नया आ चुका है सेबी। अब नाम क्या लिखा है देखो, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्टेट इक्विटी रेगुलेशन 2021। लेकिन पूरा रेगुलेशन आपके सिलेबस में नहीं दिया। क्या दे रखा है? ब्रीफ। तो आपको मैंने जो ये 3 पेजेस दे रखे हैं, इन 3 पेजेस में पूरा ब्रीफ दे रखा है। अब जो आपने पढ़ा है उसमें थोड़े थोड़े अमेंडमेंट्स आए। क्या क्या अमेंडमेंट्स आए देखो। सेबी ने एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया। जब भी कुछ भी नया अमेंडमेंट आता है तो सेबी क्या बनाते हैं? एक्सपर्ट ग्रुप बनाती है। और जो अब प्रपोजल क्या पढ़ा अपन ने? मर्ज करने वाली बात पढ़ी। जो मर्ज करने वाली बात पढ़ी हमने बच्चा, इस प्रपोजल को रखा गया और ये प्रपोजल पास हो गया है। तो बच्चा इन्होंने कहा न्यू रेगुलेशन आ गया है। ये न्यू रेगुलेशन वही 2021 वाला है। ये जो हम न्यू रेगुलेशन पढ़ रहे हैं, न्यू रेगुलेशन। और फिर इसके बाद क्या लिखा है बच्चा? अर्सवाइल रेगुलेशन मतलब पुराने वाले को रिपील कर दिया। रिपील बोले तो कैंसिल। वापस अभी तक मैंने जो भी इंट्रोडक्शन आपको बताया, मैंने बताया आपकी जो मॉड्यूल है 9 और 10 चैप्टर, ये अब पुराने हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, रिपील हो चुके हैं, मतलब कैंसिल हो गए। उसके बदले में क्या आ चुका है? नया। क्या बात समझ में आई? अब जो नया आ चुका है ये अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले। मतलब दो जो आपने चैप्टर पढ़े वो मेहनत वेस्ट नहीं जा रही है, उस मेहनत में छोटी छोटी चीजें क्या हो रही है? ऐड। जो चीजें कुछ नहीं बोली मतलब वो आपको पुराना ही पढ़ना है, मतलब ऐसा नहीं कि उसे छोड़ देना है। क्या बात समझ में आ रही है? वो भी पूछा जाएगा। जो चेंजेस है वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। आ जाइए। सबसे पहला चेंज है बच्चा एम्प्लॉय की डेफिनेशन। अब मुझे बताइए एम्प्लॉय की डेफिनेशन चैप्टर 9 इसॉब में क्या पढ़ी थी? परमानेंट, वेदर वर्किंग इंडिया आउटसाइड इंडिया, डायरेक्टर होल टाइम और नॉट, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक्सक्लूडिंग, सब्सिडी और होल्डिंग जो भी एम्प्लॉय और डायरेक्टर ए और बी में, यही पढ़ा था। ये पुराना है। ये क्या है बच्चा? पुराना। उन्होंने कहा नया क्या है? अब ध्यान दो, एग्जाम में नया पूछा जाएगा। तो नया क्या है? न्यू रेगुलेशन। इसॉब में एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आए हैं थोड़े बहुत अमेंडमेंट, ठीक है। ये थोड़े बहुत अमेंडमेंट में बोल दिया एम्प्लॉय, लेकिन पुरानी डेफिनेशन में क्या लिखा था? परमानेंट। न्यू डेफिनेशन में क्या लिखा है बच्चा? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय बोले तो परमानेंट भी और टेम्परेरी। ये चेंज है। क्या ये बात समझ में आ रही है? न्यू डेफिनेशन में क्या आ गया है? हम परमानेंट एम्प्लॉय को भी सॉब स्कीम देंगे और टेम्परेरी को भी। क्या ये बात समझ में आ रही है? पहला परमानेंट की जगह क्या हो गया बच्चा? परमानेंट की जगह क्या हो गया? नॉर्मल एम्प्लॉय लिख दिया। दैट मीन उनका मतलब क्या है? परमानेंट से भी और टेम्परेरी से भी, बाकी सारी चीजें सेम। फिर क्या लिखा था? डायरेक्टर। पुरानी डेफिनेशन में क्या लिखा था? डायरेक्टर होल टाइम और नॉट। इन्होंने बोल दिया यहां पर भी होल टाइम और नॉट, लेकिन अभी पहले इंक्लूडिंग बताया है। इंक्लूडिंग
नॉट मतलब क्या था, जो पार्ट टाइम है, पार्ट टाइम मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव। इन्होंने कहा इंक्लूड कर रहे हैं हम, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना वो क्या ना हो, प्रमोटर ना हो, प्रमोटर ना हो। और क्या लिखा है, मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप। प्रमोटर के साथ हमेशा प्रमोटर ग्रुप भी जाता है ना, वो प्रमोटर से बिलोंग कर, वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रमोटर भी ना हो और प्रमोटर ग्रुप का भी नहीं, बाकी सेम ही लिखे, बट एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। चेंज क्या आया, पहले था सिंपल डायरेक्टर चाहे होल टाइम हो चाहे ना हो, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो बिल्कुल नहीं। अब क्या बोला, चाहे होल टाइम हो चाहे ना हो, इंक्लूडिंग, हम उस नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना वो क्या ना हो, प्रमोटर ना हो, प्रमोटर ग्रुप नहीं। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को तो पहले ही मना किया था। ऐड क्या किया, जो ये हाईलाइट कर रखा है ना बच्चा, हाईलाइट क्या कर रखा है, ये क्या बात समझ में आ रही है, तो आपको चेंजेस पता होने चाहिए। तीसरी डेफिनेशन में बोल दिया था, जो 1 और 2 में एक्सप्लेन किया है ना, सब्सिडरी और होल्डिंग, यही था। इन्होंने बोला सब्सिडरी और होल्डिंग तो है, हमने 2 चीज और ऐड कर दी, एसोसिएट भी कर दी और ग्रुप कंपनी। प्रमोटर की ग्रुप कंपनीज होती है, कंपनी की ग्रुप कंपनी, रिलायंस ग्रुप पूरा पूरा, टाटा ग्रुप पूरा पूरा, फ्यूचर ग्रुप, समझ रहे हो बच्चा, पूरी ग्रुप कंपनीज को भी कर दिया। पहले ये सब था क्या, नहीं, पहले बस सब्सिडरी और होल्डिंग था। इन्होंने कहा सब्सिडरी होल्डिंग के अलावा हमने 2 चीज ऐड ऑन करी, एसोसिएट कंपनी भी और ग्रुप कंपनीज भी। ये है अमेंडमेंट, ये है चेंजेस। एम्प्लॉय की डेफिनेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अमेंडेड वाली याद होनी चाहिए, लेकिन पुराना भी पता होना चाहिए। बात समझ में आ गई, पक्का? बस कल के टेस्ट में नए अमेंडेड फॉर्म में आपको चीजें मिलेंगी, ठीक है, तैयार रहना। ऑब्वियसली पढ़ा क्यों रही हूँ, हाँ एग्जाम, मेरा एग्जाम फाइनल एग्जाम, हाँ बच्चा बोल, सबसे इंपॉर्टेंट यही था। नेक्स्ट, इन्होंने बच्चा रैशनली बोले तो रीजन, जो ये एम्प्लॉय की डेफिनेशन चेंज करी है, उन्होंने क्यों चेंज किया, उन्होंने कहा सुनो, जो हमने क्या चेंज किया, सबसे पहले परमानेंट था जो, उसमें क्या बोल दिया, नॉन परमानेंट भी आ जाएगा, टेम्परेरी भी आ जाएगा ना। इन्होंने कहा नॉन परमानेंट हमने इसलिए चेंज किया क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई वो भी तो कंपनी की इतनी ही मेहनत करके दे रहा है, भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट बेस में आ रहा है, भले ही वो टेम्परेरी पीरियड के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा है नॉन परमानेंट एम्प्लॉय आएगा, एग्जाम्पल दे दे के बताया, क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जो एम्प्लॉयज आते हैं, और क्या लिखा है, गिग वर्कर्स मतलब टेम्परेरी बेस में ही जो काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ही होते हैं, छोटे एक टेंडर फॉर्म में खुलते हैं थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, वो होते गिग वर्कर्स। मतलब एग्जाम में अगर कहीं घुमा फिरा कर गिग वर्कर्स लिख दिया तो समझ जाना वो कौन से वर्कर्स है, टेम्परेरी वाले, इसलिए हाँ मैंने ऐसे मीनिंग लिख दिया, टेम्परेरी लिखा है, ठीक है। चलिए, एम्प्लॉय प्रोबेशन पीरियड समझते हैं बच्चा, कुछ टाइम के लिए रिक्रूटमेंट, फॉर एग्जाम्पल बच्चा पक्की नहीं है, वेरी गुड, होता है क्या, एग्जाम्पल देख के बता रही, फॉर एग्जाम्पल रक्षिता दीदी बहुत सालों से काम करिए, ओमकार भैया अभी आए, अभी फर्स्ट डे से क्या काम आता है उनको, नहीं, 2 महीने तो क्या हो जाएंगे काम सीखने में, तो हमने क्या बोला, अब ये प्रोबेशन पीरियड है, सीखने वाला पीरियड है, रिक्रूटमेंट पीरियड है। अगर आप जल्दी लर्निंग कर लेते हो तो आप पक्के हो जाओगे, ठीक है। तो प्रोबेशन पीरियड एक टेम्परेरी पीरियड है जिसमें सिखाया जा रहा है, तो प्रोबेशन मतलब रिक्रूटमेंट वाला टाइम। एग्जाम में घुमा फिरा के अगर क्वेश्चन आते हैं कि कुछ गिग वर्कर्स थे, कोई प्रोबेशन पीरियड वाले एम्प्लॉइज थे, आप बताइए इनको दिया जाएगा कि नहीं जाएगा, आपका दिमाग घूम जाएगा, ये कैसे कैसे अजीब अजीब से वर्ड यूज करने लगे, क्योंकि उन्होंने बताया है तो पूछेंगे तो आपको भी बनना चाहिए। बात समझ में आ गई, पक्का? चल, पहली डेफिनेशन समझ में आ गया, एम्प्लॉय की डेफिनेशन पूरे से खत्म होती है। दूसरा क्या लिखा है बच्चा, इसॉप में वेस्टिंग पीरियड, ग्रांट पढ़ते थे, एक्साइज, सेल राइट, ग्रांट मतलब क्या था, ऑप्शन देना, जिस दिन ऑप्शन देना। इन्होंने कहा ग्रांट डेट क्या होती है, इन्होंने कहा पुराने में एक्स वाई पढ़ रहे तो पहला क्या बोलता है, पुराना, पुराना लॉ बोलता है ग्रांट डेट मतलब कंपनसेशन कमिटी जिस दिन अप्रूवल देगी। उन्होंने बोला न्यू में क्या है, न्यू में भी सेम है, न्यू में भी क्या है, सेम, बस उन्होंने एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कि ध्यान रखना अकाउंटिंग पॉलिसी का, बस ध्यान रखना, खत्म, कुछ नहीं बताया है। ऐड क्या किया है, एक्सप्लेनेशन, सेम है मैं ये कहूंगी, ठीक है। फिर रीजन में बताया है भैया हम एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ध्यान रख रहे हैं कि भैया ध्यान रखना, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ये एम्प्लॉय की डेफिनेशन चेंज हुई है, हाँ, ग्रांट का मीनिंग समझ में आ गया, ग्रांट की डेट कौन सी होगी, जो कमिटी डिसाइड करेगी, यहाँ पे भी कमिटी, क्लियर है बच्चा, बढ़ू? चलिए तीसरे में आते, इसॉप बच्चा, हमारा जो रेगुलेशन है वो दोनों का है, इसॉप का भी है, स्वेट का भी, इसॉप का भी है, स्वेट का भी। अभी स्टार्टिंग की सारी बातें इसॉप पे लेके पढ़ रहे हैं, आगे चल के एंड में जाएंगे
सेट में। बात समझ में? अभी ईसॉप चल रहा है। ईसॉप कितने तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्ट क्या था, ट्रस्ट फ्रूट था। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या था, पुराना। अभी क्या पढ़ रहे हैं, पुराना। पुराने में यही पढ़ा था, ट्रस्ट के रूट से जा रहे तो सेम हैज टू बी डिसाइडेड अप्रूवल फ्रॉम शेयर होल्डर। कुछ पॉइंट याद आ रहा है, उसी मीटिंग में डिसाइड कर लेना हम ट्रस्ट के थ्रू जा रहे हैं। जब वो 16 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे, पहले 2 पॉइंट में था, वेरी गुड। इन्होंने कहा था इनडायरेक्ट रूट से जा रहे हो, ट्रस्ट रूट से जा रहे हो, तो इसके लिए भी रेजोल्यूशन पास करा लेना, मीटिंग में डिस्कस कर लेना। ये पॉइंट पढ़ा था। इन्होंने बोला हाँ सेम तो बात कर रहे, सेम बात है, ये 2 पैराग्राफ सेम बातें कर रहे, लेकिन उन्होंने बोला कुछ प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस में, मतलब कुछ सिचुएशंस में, कुछ सर्कमस्टांसेस में कंपनी में चेंज दी मोड। कौन सा मोड, अभी ट्रस्ट मोड से जा रही थी, अपने मोड को चेंज करिए। इनडायरेक्ट मोड से जा रही थी तो मोड चेंज करना मतलब किस में आ रही होगी, डायरेक्ट। इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम सब्जेक्ट टू फ्रेश अप्रूवल। आप चाहो तो अपने मोड को चेंज कर सकते हो। आपने शेयर होल्डर से परमिशन ले ली थी कि हम एम्प्लॉय बेस्ड बेनिफिट स्कीम लेकर आ रहे हैं, ईसॉप लेकर आ रहे हैं, सबने बोला हाँ। इन्होंने बोला हम ट्रस्ट रूट से आ रहे हैं, सबने बोला हाँ। कुछ टाइम बाद वो चाह रहे कि नहीं हम ट्रस्ट रूट से नहीं आना चाहते, हम आते हैं डायरेक्ट रूट से। तो इन्होंने कहा कर सकते हो, लेकिन बस क्या कर लेना, स्कीम सब्जेक्ट टू कंडीशन इज फ्रेश अप्रूवल। शेयर होल्डर से एसआर पास कर लेना, चेंज करने से पहले। पहले शेयर होल्डर से पूछ लो फिर चेंज कर लेना, लेकिन याद रखना चेंज कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉय के इंटरेस्ट के अगेंस्ट, हार्मफुल नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? तो बच्चा इन्होंने एक छोटी छोटी बात बताई है, ठीक है। क्या ये वाली बात हमने पढ़ी थी उसमें, नहीं, ये उन्होंने न्यू में बताई। जो ये मोटा सा पैराग्राफ है ना, ये चेंज हुआ, बाकी की 2 बातें तो सेम है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बच्चा, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? चलिए, चेंजेस क्यों करे, रीजन रैशनली बिहाइंड दिस चेंज क्यों कर रखा है। इन्होंने कहा हम आपको बस फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहते हैं, ट्रस्ट से डायरेक्ट में आना, डायरेक्ट से ट्रस्ट में जाना, हम बस फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहते हैं। और हम चाहते हैं हर छोटी मोटी बातों के लिए तो भैया शेयर होल्डर से पूछो और एम्प्लॉय के अगेंस्ट मत करो। बस फायदेमंद लग रहा है तो कर लो ना। क्लियर है बच्चा? कितनी पॉइंट्स पढ़ लिए, 3। पहला क्या पढ़ा, एम्प्लॉय की डेफिनेशन। दूसरा ग्रांडेड, सेम था। तीसरा चेंज कर रहे, मोड चेंज कर रहे। तो नया क्या आया बच्चा, मोड चेंज करना कर सकते, लेकिन प्योर अप्रूवल आपकी किसकी लगेगी, शेयर होल्डर। 3 पॉइंट समझ में आ गए। कंपनसेशन कमिटी बनानी पड़ती थी। पुराना बोलता था कंपनसेशन कमिटी बनती थी एज पर सेक्शन 178 ऑफ कंपनीज एक्ट। मैंने बताया था 178 क्या था, कब नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी था, लेकिन एक्ट क्या लिखा है 2000, कंपनीज एक्ट 2013, यही लिखा था आपकी बुक में। इन्होंने कहा इसको हमने चेंज कर दिया है, कमिटी सेम है, कमिटी सेम है, लेकिन चेंज क्या कर दिया, रेगुलेशन 19 क्या लिखा है ये, सेबी के क्या LODR, अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब मेरी बात कान खोलकर सुनना, कंपनीज एक्ट भी बोलता है, क्या बोलता है, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी बनाना, और सेबी के LODR भी बोलता है। हमने तो सेबी के LODR ही पढ़े है ना, जब कंपनीज एक्ट पढ़ोगे तब भी सेम ही पढ़ोगे, ठीक है। बस ज्यादा रेगुलेशन कौन फॉलो करता है, सेबी, सेबी। तो इन्होंने कहा ये कंपनीज एक्ट वाली जो बात है ना, इसको काट दी गई है, और इसके बदले में क्या लिख दिया है, सेबी के LODR के अकॉर्डिंग बनाना वही कमिटी है, कमिटी सेम है, बस लॉ ने क्या बदल दिया, कंपनीज एक्ट को हटा दिया और वहां पे सेबी LODR फिट कर दिया है। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन बनाना क्या है, कंपनसेशन कमेटी है वही वाली कमेटी जो नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन वाली कमेटी है। बात समझ में आ गई? पक्का? चेंजेस क्यों करे हैं, कुछ भी नहीं, इन्होंने कहा बस हम चाहते हैं, लिखना चाहते थे सेबी के, खत्म, कोई रीजन वीजन नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये एविंग चिल्लर वाला सबसे इंपॉर्टेंट चेंज अभी तक कौन सा है, सबसे पहला एम्प्लॉय, और थर्ड वाला फिर भी है कि आप चेंज कर रहे हो तो भैया, लेकिन कॉमन सेंस की बात है हम तब भी बोलते, अगर हमसे इन जनरल कोई पूछता कि चेंज कर रहे हो तो हम क्या बोल रहे, भैया एसआर तो बात करें, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलिए, 4th समझ में आया। 5th यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। बच्चा अगर आपको याद हो, स्कीम की वाइंडिंग अप हो रही थी और ट्रस्ट के पास पैसा बच गया था या फिर शेयर, वेरी गुड, ये था पुराना,
पुराना बोलता है अगर स्कीम वाइंड अप होती है, आपके पास ट्रस्ट के पास बच गया है पैसा या फिर शेयर्स, तो उन्होंने बोला रिपेमेंट ऑफ द लोन करो या तो कंपनसेशन कमिटी जो रिकमेंड करेगी, ये पुराना था। नया बोलता है कि रिपेमेंट ऑफ लोन करो, सेम बात, और क्या बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय करो, जैसा क्या बोलेगी कमिटी बोलेगी, दो बातें। तीसरी बात एड ऑन हो गई है, इन्होंने कहा सब्जेक्ट टू अप्रूवल, पहले शोल्डर से अप्रूवल लो और क्या कर दिया है ट्रांसफर टू अनदर स्कीम। एक ही ट्रस्ट बहुत सारी स्कीम ले सकता है, एक स्कीम वाइंड अप हो रही है, उसमें बच गया है पैसा या फिर शेयर। हमने पुराना पढ़ा था कि उस पैसे को दे दो लोन से, और शेयर अगर है तो जो बोल रहा है वैसे करो, कमिटी जो बोलेगी। उन्होंने कहा दो बातें सेम ही है, हमने एड ऑन कर दी है कि स्कीम में दूसरी भी तो है, आप चाहो तो उधर भी ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन इसके लिए किससे पूछना पड़ेगा, शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? ये था एक्स्ट्रा, खत्म। सेम बात है यहाँ पे, कुछ रीजन नहीं बताया है, बस बोल दे सुनो पूछ लेना पूछ लेना पूछ लेना, समझ में आया? सिक्स्थ, कुछ डेथ याद आ रहा है, परमानेंट इनकैपेसिटी, क्या क्या क्या, जितना टाइम किया है उतना मिल जाएगा, ठीक है। अगर बंदे की हो जाती है डेथ, तो उन्होंने कहा टिल सच डेट, ये पुराना है, उसके लीगल हायर को और नॉमिनी को मिल जाएगा, ये हमने पढ़ा था, ये पुराने में पढ़ा था। हाँ, मतलब किस सिचुएशनल होगी, हमेशा लीगल हायर ज्वाइन नहीं करता है ना, तो जितना कुछ होगा वो मिल जाएगा, अगर उसने ज्वाइन नहीं किया तो कंटिन्यू हो जाएगा, कंटिन्यू करेगा, है ना, डिपेंड्स, क्योंकि लीगल हायर के पास तो ऑप्शन आता है ना, जबरदस्ती नहीं होती, है ना। चलो, अब इन्होंने कहा नया क्या बोलता है, नया क्या बोलता है डेथ हो जाएगा विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ हिज लीगल हायर, कुछ अलग नहीं बोला, बस लैंग्वेज थोड़ी सी और स्मूथ कर दी। इन्होंने क्या बोल दिया, देखो क्या लिखा है, लीनियंट मतलब हम और इजी व्यू दे रहे, लिखा वही है, मतलब मैं कहूंगी कुछ नहीं है, सेम है, बस उन्होंने लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज की है। लॉ में कुछ भी बदलता है तो उनका रूल है कि वो बताएंगे, हाँ लैंग्वेज में भी बच्चा इधर उधर होता है, तो उन्होंने बोल दिया भैया चेंज नहीं हुआ है, हम सेम बात बता रहे हैं, लेकिन हमने क्या लिख दिया है, हिम हर, लड़का लड़की सबको कवर किया है, टिल हिज हर, समझ रहे हो, बस कि बस लड़के को नहीं मिलेगा, लड़की भी है, हम बस आपको, हाँ लॉ में लिखना होता है, ठीक है, बस बस बस, अब झगड़ा नहीं करना, लड़का लड़की वाली फाइट नहीं करना, ये बस क्लैरिटी देने के लिए मैं कह रही हूँ, चेंज नहीं है ये, ध्यान दो, लॉ नहीं बदला है, उन्होंने और क्लैरिटी देने के लिए और स्मूथ अच्छी लैंग्वेज बस यूज करिए, लॉ सेम है, जैसे वो ग्रांट डेट भी सेम थी, ये भी सेम है, क्लियर है बच्चा। सेवेंथ क्या लिखा है, अगर तुम्हें याद हो मैंने ऑडिटर मतलब कौन सा ऑडिटर लिखवाया था, मैंने लिखवा दिया था ना, उन्होंने कहा पुराने में बस ऑडिटर लिखा था, मैंने अलग से बोल दिया था ये सेक्रेटरी है, इन्होंने क्या बोल दिया है, और अच्छा लिखा है, सेम है, सेम है, इन्होंने प्रॉपर चेंजेस में बताया, ध्यान दो बच्चा, सेक्रेटरी ऑडिटर मतलब वो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसिंग वाला होता है, उन्होंने और अच्छे से बताया, और बच्चे इन्होंने देखो ये भी बताया, आईसीएसआई ने ना प्रॉपर लेटर भेजा, किसको भेजा, सेबी को भेजा, रिक्वेस्ट किया भैया अच्छे से लिखो, हमारा काम है, क्या ये बात समझ में आ रही है? तो चेंज नहीं हुआ है, कुछ चेंज हुआ है क्या, और अच्छे से क्लैरिटी दी है, तुम भी अच्छे से क्लैरिटी के साथ लिखोगे, बोलो हाँ। कौन ऑडिटर है, क्योंकि ऑडिटर बहुत जनरल वर्ड हो गया ना, सेक्रेटरी वाला मतलब सीएस वाला प्रैक्टिसिंग वाला, नम्रति ना चाहिए। नेक्स्ट बच्चा क्या लिखा है, अब इसॉब वाला पोर्शन खत्म, रेगुलेशन 30 से क्या चालू होता है, सेट, अब आपको सेट में स्विच हो जाना है। क्यों सेट शेयर इशू करते हैं, क्यों करते हैं, यही था ना, पुराने में हमने जब मैं इंट्रोडक्शन पढ़ा रही थी और डेफिनेशन पढ़ा रही थी तो उसमें साफ साफ लिखा था, इन्होंने कहा सर्टिफिकेट शेयर एम्प्लॉय डायरेक्टर को देते हैं, बच्चा नए में उन्होंने क्या बोल दिया, हमने अच्छे से लिख दिया सेक्शन 54 ऑफ कंपनीज एक्ट, इन्होंने क्या बोल दिया, एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, ये तो लिखा है नो हाउ इंटेलेक्चुअल, तो चेंज नहीं किया है, सेम है, बस इन्होंने क्या बोला, ये क्या कह रहे, कहीं कहीं कंपनीज एक्ट क्या लिखा है 1956, हमने उसे बस क्या कर रखा है 13, आपकी बुक में ये ऑलरेडी चेंज है, ठीक है, तो ये कोई भी चेंजेस नहीं है, बात समझ में आ गई, आपकी बुक में दे रखा है ये।
ये एकदम न्यू है, ये है ही नहीं, पुराने में ये था ही नहीं, न्यू आया, इसको थोड़ी देर से पढ़ाऊंगी। ये लास्ट पॉइंट पहले पढ़ाती हूँ। लॉक इन पीरियड सर्टिफिकेट शेयर में कितना था बताओ, याद है ना सबको? अब मेरी बात सुनना, सर्टिफिकेट शेयर बोले तो खून पसीने की कमाई थी। इन्होंने क्या बोल दिया कि लॉक इन पीरियड हमने क्या कर दिया, हमने आपको आज शेयर के शेयर दिए, आप उसको कल के कल बेच सकते हो क्या? नहीं। कितने साल के लॉक था? सर्टिफिकेट याद है ना, 3 साल के लॉक था, अभी पढ़ोगे भी जाकर पता चल जाएगा। इन्होंने कहा लॉक इन सच पीरियड, जो टाइम स्पेसिफाइड कहां दे रखा होगा, क्या कोई टाइम फिक्स कर रखा है? लेकिन आगे चलकर बता दी, उन्होंने कहा अमेंडमेंट आता रहता है टाइम टू टाइम, जो अमेंडमेंट आएगा वही। अभी का तुरंत का क्या अमेंडमेंट है, क्या तुरंत का अमेंडमेंट 3 ईयर्स है? इन्होंने कहा नहीं। वापस सर्टिफिकेट शेयर में लॉक इन पीरियड 3 साल था, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको 3 साल तो लॉक इन रखना है मिनिमम, ये था। इन्होंने कहा कि अब हमने कर दिया है आईसीडीआर के अकॉर्डिंग। अब आईसीडीआर क्या बोलता है, आ जाइए यहां समझेंगे। इन्होंने कहा लॉक इन पीरियड 3 साल ना, जो पुराने एक्ट में था ना, वो एडवर्स इंपैक्ट देता था, जिसके कारण क्या हो जाता था, लोग लेते ही नहीं थे भैया 3 साल। तो उन्होंने कहा कि ये भैया अट्रैक्ट नहीं कर रहा था लोगों को, सर्टिफिकेट शेयर से एम्प्लॉय अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था यार ले तो लेंगे लेकिन बेच पाएंगे क्या, तो वो लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे। तो उन्होंने कहा कि हमने इन 3 साल वाली चीज को क्या कर दिया है, अब हटा दिया है, हटा दिया है, और हमने नया लॉ बनाया है। अब मुझे बताओ, क्या सर्टिफिकेट शेयर प्रमोटर को दे सकते? पहले तो ये बताओ, दे सकते हैं, सर्टिफिकेट दे सकते हैं, इसॉब नहीं दे सकते। प्रमोटर, एम्प्लॉय की डेफिनेशन में वहां प्रमोटर को एक्सक्लूड किया था, इसलिए मैंने पूछा। सर्टिफिकेट क्या प्रमोटर को दे सकते हैं? हाँ, खुद पसीने की कमाई है यार। इसॉब में क्या कह रहे थे, वेस्टिंग पीरियड, काम करो, प्रमोटर कहाँ भागे जाएगा। ठीक है, चलो, तो सर्टिफिकेट शेयर प्रमोटर को दे सकते हैं। हाँ, इन्होंने कहा किसको दे रहे हो, प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप को दे रहे हो, तो लॉक इन पीरियड उनके लिए कितना है, 3 साल। मतलब जो प्रमोटर नहीं है उनके लिए लॉक इन पीरियड क्या है, अदर देन, तो ये चेंज है। अभी अमेंडमेंट में क्या चेंजेस किया है, 3 साल और 1 साल, जो जो होगा वो अमेंडमेंट होता जाएगा। अभी फ्रेश का अमेंडमेंट क्या है, प्रमोटर के लिए 3 साल है और नॉन प्रमोटर के लिए कितना है बच्चा, 1 साल। याद रहेगा? तो कल वाला जो टेस्ट होगा उसमें सारी नई चीजें लिखनी है बच्चा, कुछ पुराना नहीं लिखना है। समझ में आया आज मैंने क्यों पढ़ाया आपको? अब बच्चा लास्ट पॉइंट एक बार पढ़ा लू, ठीक है, उसके बाद लिख लेना। आ जाइए लास्ट पॉइंट 9th, मैक्सिमम सर्टिफिकेट शेयर कितना दे सकते हो, इसको लेकर जिक्र तक नहीं किया था। कहां पर बच्चा, पुराने एक्ट में। ओल्ड में कुछ भी नहीं था, मॉड्यूल क्या मैं कह रहा हूं, लॉ में ही नहीं था, रेगुलेशन में ही नहीं था। ठीक है, अब इन्होंने कहा 2021 के रेगुलेशन में न्यू में है। ये पूरा मोटा सा पैराग्राफ मैंने शॉर्ट में बना दिया है। कंपनी लिस्टेड है बच्चा, कंपनी लिस्टेड है मेन में और ऐसे में समझो, या फिर कंपनी लिस्टेड कहां पर है, आप समझ जाते हो, इनोवेटर वाला। ठीक है, इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म, स्टार्टअप कंपनीज। 2 क्राइटेरिया है, नॉर्मल कंपनी और ऐसे भी जो भी कवर होता है। इन्होंने कहा 1 साल में मैक्सिमम कितने सर्टिफिकेट शेयर इशू कर सकते हैं अपने एम्प्लॉइज को, कितना, मैक्सिमम 15%। 15% किसका, इक्विटी, इक्विटी ध्यान रखना, पेड अप इक्विटी कैपिटल, क्लियर है, पक्का। पिछले बच्चा फाइनेंशियल ईयर पिछले साल का उठाना, उसमें इक्विटी देखना, उसका 15% ही अलाउड है 1 साल में। लेकिन कभी भी एट एनी टाइम कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 25%। 1 साल की लिमिट कितनी है, इस साल मैंने 15 कर लिया, नेक्स्ट ईयर भी मैंने 15 कर दिया, तो कितने हो जा रहे हैं, 30 हो रहे, कर सकती हो क्या, 25 से ज्यादा तो कभी नहीं होने चाहिए। इस साल मैंने कर दिया 15, नेक्स्ट ईयर कितना कर सकती हूँ, 10 कर सकती हूँ। बात समझ में आ गई है ना, मैक्सिमम। या फिर इस साल 5 कर इक्विटी बढ़ गई तो और लिमिट बढ़ जाएगी, समझ में आ गया। इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म को क्या बोल दिया, भैया तुम्हारी क्या लिमिट है, 15 ही है, लेकिन मैक्सिमम, हमेशा ध्यान रखना इनको ना, बस थोड़ा 10 ईयर का ना स्टार्टअप कंपनीज को थोड़ा सा मिलता है। इन्होंने कहा जिस दिन आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, जिस दिन आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, न्यू बनी है, वहां से 10 साल तक के टाइम में आपकी ओवरऑल इन 10 साल में लिमिट कितने ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 50। इन्होंने बोल दिया भैया कभी भी
मेरी कंपनी को बने हुए 30 साल हो चुके हैं, तब भी 25% से ज्यादा मैं नहीं कर सकती। लेकिन स्टार्टअप कंपनीज को क्या बोल दिया, आपके पास 10 साल तक की लिमिट कितनी है, 50। जैसे आपके 10 साल खत्म हो जाएंगे तो आपकी लिमिट कितनी हो जाएगी, 25। अब आप नॉर्मल कंपनी हो गई ना। क्या बात समझ में आई? यही मोटा सा पैराग्राफ बोल रहा है जो आपको रीड करने का है। मैंने आपको पहले बताए कंपनी नॉट इश्यू सिक्योरिटी शेयर कितने ज्यादा, 15% से ज्यादा इन अ ईयर, एक साल में। प्रोवाइडेड दैट सिक्योरिटी शेयर कभी भी कितने से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 25% एट एनी टाइम। अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ किसकी बात कर रहा है, इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म। कंपनी अगर यहाँ लिस्टेड है तो इनका 15% है एक फाइनेंशियल ईयर का, और 50% है बच्चा 10 साल के लिए। 10 साल कहां से, जब भी इनका इनकॉर्पोरेशन। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो ये 10 बातें थी। फटाफट क्विक रिवीजन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट बच्चा, ये सब कुछ नहीं है, ये हिस्ट्री बताई है मैंने, ये सब पूछनी भी नहीं वाले, लेकिन पता तो होनी चाहिए। ये है सबसे इंपॉर्टेंट। ग्रांट वाला क्या था बच्चा, सेम है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट से डायरेक्ट में जा सकते हो, डायरेक्ट से ट्रस्ट में। एसआर पास कर लेना, पूछ लेना। कंपनसेशन कमिटी कुछ नहीं है, सेम है, बस कंपनीज एक्ट की जगह सेबी के एलओडीआर है, वही है। इसमें एक नई बात ऐड हुई है, इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला पेमेंट और डिस्ट्रीब्यूट टू एम्प्लॉय, जैसा बोलेगी रिकमेंड करेगी। इसने बोला कि हाँ पेमेंट, और ये बस एक्स्ट्रा क्या हुआ है बच्चा, दूसरी स्कीम में भी ट्रांसफर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो अच्छा चेंज है। ये कुछ भी नहीं है, लैंग्वेज थोड़ी चेंज की है, मतलब सेम ही है, लैंग्वेज चेंज है, सेम है, आपको बता ही दिया था। ऑडिटर से मतलब मैंने बता दिया था, सीएस वाले ऑडिट की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, पर्पस क्या है, सेम है, बस इन्होंने क्या बोला, कंपनीज एक्ट 1950 से पुराना लिखा था, न्यू, कोई चेंज नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो नया ही है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और बच्चा लास्ट 10 भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे मोटा मोटी हिसाब बोलूं तो पूरा जो ज्यादा चेंज आया है वो एम्प्लॉय में आया है, और जो न्यू आया है, और ये वाला एक लॉक इन पीरियड 3 साल अब नहीं है सेबी एलओडीआर के अकॉर्डिंग। सेबी एलओडीआर अभी क्या बोलता है, प्रमोटर के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस आपको मार्क करने का और आपकी छुट्टी। समझ में आ गया?